हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अभी घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें आपको घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हम लोग घर बैठे ही करा रहे हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह में आपको सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे, जो सभी के सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए, आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। ये स्टैंडर्ड 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आज हम सबसे पहले तो इसको ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाजीवाद और फिर पढ़ेंगे हिटलर। असल मायने में नाजीवाद और हिटलर दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही व्यक्ति की विचारधाराएं हैं। मतलब एक व्यक्ति है और उसकी सोच है। तो व्यक्ति को हम पहले उसकी थोड़ी सी सोच का जानकारी ले लेते हैं, फिर व्यक्ति की जानकारी लेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे प्रीवियस चैप्टर को पढ़ना होगा। प्रीवियस चैप्टर यानी कि पहले का चैप्टर है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। इसके चैप्टर के लिंक आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखा है तो चलिए यार, आज से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से भी पढ़ोगे तो हाँ, कोई अंतर ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, वहां से देख लेते तो अच्छा रहता। नाजीवाद। नाजीवाद ये एक साधारण सी सोच है, जैसे सभी लोगों की सोच होती है वैसे ही ये एक कॉमन थॉट है। जिस थॉट के अंदर मतलब जैसे विचारधाराएं होती है ना, सारी की सारी, ये बस एक विचारधारा है, ठीक है। बाकी विचारधाराओं की तरह इसका भी जन्म का एक बहुत ही आसान और बेहतरीन स्रोत है, जहां तक आप इसको बहुत ही आसानी से देख पाओगे और समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ जाओगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। पूरे के पूरे इलाके के हालात गड़बड़ हो गए थे। सारे के सारे देशों ने एक दूसरे को ब्लेम करने का स्थान लिया था। एक दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे थे कि हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, विश्व युद्ध हुआ है, हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, विश्व युद्ध हुआ है। और ऐसा करके लगभग बहुत सारे देश थे जो अपने ऊपर से ब्लेम हटा देना चाहते थे और किसी और पर बोझा लाद देना चाहते थे कि हमारी गलती नहीं है, ये किसी और की गलती है, उनकी गलती की वजह से विश्व युद्ध हुआ है। और उन्हीं घटनाओं के वजह से दो लोगों का मतलब दो देशों पर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया, प्रेशर पड़ा। एक तो इंग्लैंड, क्योंकि वो सबको संभालने वाला था, और एक तो जर्मनी, जिसके ऊपर सारा का सारा ब्लेम, सारा का सारा आरोप दे दिया गया। मैं बैकग्राउंड से शुरू कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी को इतना अपमानजनित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी हार गया तो सारे के सारे विश्व युद्ध का खर्चा उसी के ऊपर लाद दिया गया। सारे के सारे विश्व युद्ध में जितनी भी गलत चीजें हुई थी, सबका आरोप उसी को लाद दिया गया। पूरे यूरोप की मीडिया जर्मनी को एज अ विलन दिखाने शुरू कर दी कि जर्मन लोग क्या है, एक विलन है, ये पूरे के पूरे दुनिया को बिगाड़ रहे हैं, दुनिया को खराब कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनको ऐसे दिखाया गया कि ये निष्कृष्ट है, खत्म है, गलत है। और इसी वजह से जर्मन लोगों की विचारधारा जो थी वो पूरे यूरोप के प्रति बदलने लगी। आप अपने साथ वाले व्यक्ति को इतना नीचे दिखाओगे तो उसको बुरा तो लगेगा ही। और यही रीजन था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हालात इतने गड़बड़ हो गए थे कि लोगों को सब चीजें गलत ही लग रही थी। जर्मनी में जो भी नई चीज आती थी, लोगों को लगता था अरे ये क्या आ गया, ये क्यों आ गया, और ये क्यों आ गया, इसकी वजह से तो और बुरा होगा। लोगों का मनोबल एकदम खत्म हो गया था। जर्मन लोग अपने आप को निष्कृष्ट ही लगभग समझना शुरू कर दिए थे। उन लोगों के हिसाब से बात सोचना शुरू करें तो जर्मन लोग ये कहने लगे थे कि हमसे निष्कृष्ट और कुछ है ही नहीं। वो सबसे निष्कृष्ट समझने लगे थे खुद को। और यही रीजन था जिसके वजह से इस विचारधारा का जन्म हुआ। जब आप खुद को सबसे नीचे समझने लगते हो ना, तब आप दूसरों को की बराबरी करने की कोशिश नहीं, बल्कि दूसरों को अपने जैसा दिखाने की कोशिश करने लगते हो। और यही रीजन था कि जर्मनी के लोग एक ऐसी चीज की तलाश कर रहे थे जो उनको ऊपर स्थापित कर सके, जो उनको यूरोप के समाज में ऊपर ला सके। और उन लोगों की वही तलाश धीरे धीरे नाजीवाद ने पूरी की, और उनकी जो सोच थी
उनकी जो विचारधारा थी, और वो विचारधारा इस एक छोटे से टर्म के वजह से चेंज हो गई थी। दो घटनाएं सबसे ज्यादा सामने को देखने को मिलती है, दो विचारधाराएं देखने को मिलती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फांसीवाद और नाजीवाद। अच्छा है, हमें फांसीवाद के बारे में नहीं पढ़ना है बल्कि नाजीवाद के बारे में पढ़ना है। फांसीवाद बेनिटो मुसोलिनी का है। ये काफी फेमस है। ये बिलीव करता है कि देयर शुड नॉट बी एनी सिस्टम। इसमें यह माना गया है कि कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए और कोई सरकार ही नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए इसको फासिज्म का या फासिस्ट का नाम दिया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक व्यवस्था होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये पढ़ना ही नहीं है तो इसीलिए इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बात करें नाजीवाद की, तो ये जर्मन सोच है जिसके बारे में क्या कहा गया है। देखो, नाजीवाद या कुछ लोग इसको नात्सीवाद भी कहते हैं, नात्सीवाद, नात्सीवाद, इसको अंग्रेजी में नाजिज्म कहते हैं। ठीक है, ये लोग ऐसी बात, ये ऐसी विचारधारा है। ठीक है, इसके बारे में कहा जाए तो नाजीवाद एक इंटर जर्मैनिक कॉन्स्पायरेटिव थॉट थी, कंजर्वेटिव थॉट थी, जिसका मेन एम प्रोमोट करने का था अपनी एक्टिविटीज्म को और नेशनलिज्म को प्रमोट करना था, और साथ ही साथ कॉन्ट्राडिक्टिव थॉट्स को जनरेट करना था। इसको अगर हम बोलना शुरू करें तो यह कह सकते हैं कि ये एक जर्मन विचारधारा थी, जर्मन विचारधारा थी जिसमें जर्मनी के लोग जर्मनी के नागरिक अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, अपने अस्तित्व, अपनी राष्ट्रवाद और अपनी अधिकारिता को दर्शाते हैं। दर्शाते थे। ठीक है, यह विचारधारा थी। इसको अच्छे से देखो, ये एक जर्मन विचारधारा थी जिसमें जर्मनी के नागरिक अपने अस्तित्व की, हाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, पूरे यूरोप से जब इनको निकाल दिया गया, पूरे यूरोप से जब इनको निष्कासित कर दिया गया ना, तो इन लोगों ने अपनी ही एक विचारधारा जनरेट कर ली। यूरोप भर में चाहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अस्तित्व है, हम जानते हैं। ये नाजीवाद दिखाता है हमें कि हमारा अस्तित्व है। ठीक है, तो ये अपने अस्तित्व की बात करते थे। और इनके देश को जब बहुत बुरा भला कहा गया, इनके देश को डिग्रेड किया गया, तो इन लोगों ने कहा नहीं, कोई परवाह नहीं, हमारा देश है, हम जानते हैं कि कितना अच्छा है, हमें पता है कि हमारा देश कितना अच्छा है। तो इसीलिए इन लोगों ने अपने राष्ट्रवाद को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर देख रहे हो, इनका राष्ट्रवाद यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ ये अपनी अधिकारिता को भी दिखा रहा है, यानी पूरी दुनिया पे जब लोग यूरोपीय वासी जर्मनी को बुरा दर्शा रहे थे कि इनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इनको निष्कृष्ट कर देना चाहिए, समाज से निकाल देना चाहिए, तब ये अपनी अधिकारिता और अपने अस्तित्व को दिखा रहे थे कि हमें भी अधिकार है कि हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करें। असल मायने में ये एक ऐसी सोच थी जब जो लोगों को दबाने के वजह से पैदा हुई, किसी को इतना बुरा बोला गया था जिसकी वजह से वो उनके अंदर का गुस्सा जो था वो जमते 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 एक अजीब स्वरूप ले लिया और उसने विस्फोट किया। तो वो विस्फोट ऐसा दिखा, नाजीवाद का दिखा।
ठीक है। और लोगों के अंदर ये विचारधारा थी कि अरे यार हम भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, हमारा देश का भी इज्जत है, हमारा भी अधिकार है कि हम जहां जाए वहां हमारी थोड़ी सी रेस्पेक्ट की जाए। लेकिन उनको ऐसा किया ही नहीं जा रहा था और यही विचारधारा उनके दिमाग में घूमी हुई थी। जब हिटलर ने इस विचारधारा को अपने अंश में प्रेजेंट किया, ये एक प्राचीन या फिर हम यहां पर इसको सुधार करके यह एक पुरानी जर्मन विचारधारा थी तो कहना गलत नहीं होगा। इसको हिटलर ने अपने तरीके से रिप्रेजेंट जब किया ना, तब कुछ लोग नाजीवाद को बुरा मानने लगे। शुरुआत के समय में नाजीवाद का कोई नाम नहीं था, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, किसी ने इस थॉट को एक दृश्य या एक स्पेशल नाम तो दिया ही नहीं। जो नाम था उसी पे बेचारे जी रहे थे, उसी पे बेचारे सरवाइव कर रहे थे। लेकिन इनको कोई विशेष नाम या कोई विशेष टिप्पणी तो मिली नहीं। लेकिन जब हिटलर ने इनको एक विशेष नाम या विशेष टिप्पणी दी तो इसने इस पूरी की पूरी विचारधारा का ही काया पलट कर दिया। ठीक है, अब इसको ये तो हमारा एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म ले, हिटलर के अनुसार, यहां से देखो नाजीवाद की सोच ही पलट गई। हिटलर के अनुसार जर्मनी के लोग, जर्मनी के नागरिक एक श्रेष्ठ जाति से एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ अभिजाति के से संबंधित है, से संबंधित हैं। श्रेष्ठ अभिजाति से संबंधित हैं जिन्हें जिन्हें आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। देख रहे हो, ये लगभग लगभग हिंदू विचारधारा से मैच करता है। अभी हम इसको पूरा लिख देते हैं, उसके बाद फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे ऊपर वाले को एक्सप्लेन करते हैं, जिन्हें आर्य कहते हैं। अब ये देखो, जहां पूरी दुनिया जर्मनी को निष्कृष्ट, नालायक, एकदम बाहर निष्कासित कह रही थी, वहीं हिटलर के अनुसार जर्मनी के लोग एक श्रेष्ठ जाति से हैं। ये एक अलग ही वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसीलिए वो कह रहा है कि इसने नाम दिया कि पूरा यूरोप आपसे क्यों जलता है, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ जाति के हैं और आपकी जाति क्या है? आर्य है। आप इस दुनिया में अलग किस्म के लोग हैं, आपको अलग तरीके से बनाया गया है। और इसीलिए हिटलर ने नाजीवाद को क्या क्या नाम दिया? नाजीवाद ने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, इसीलिए हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? हमारी विचारधारा देखो ऐसी होनी चाहिए। और उसने पुरानी विचारधारा को, जो पुरानी वाली विचारधारा थी उसी के साथ देखो क्या किया इसने। उसने पुरानी विचारधारा को नव परिभाषित करके, नव परिभाषित करके एक नया रूप दे दिया, नया रूप दे दिया, दे दिया। उसकी जो विचारधारा थी उसी को उसने एक नया रूप दे दिया। कैसे नया रूप दे दिया? तो उसने कहा कि जर्मन नागरिक, जर्मन नागरिक सबसे ऊपर हैं, सबसे उच्च हैं, इसीलिए उन्हें अलग तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है, वो अलग ही हैं, उनकी विचारधारा सबसे बढ़िया ही है और इसीलिए उन्हें क्या फॉलो करना है? तो देखो, जर्मन नागरिक सैनिकवाद, सैनिकवाद, वीर पूजा, पूजा
और राष्ट्रबल, राष्ट्रबल से जुड़े होने चाहिए, से जुड़े होने चाहिए। अब देखो इस एक छोटी सी लाइन ने पूरे जर्मन सिस्टम को कैसे चेंज कर दिया। उसने जो पुरानी विचारधारा थी उसमें कुछ चेंज किया, नया तरीके से परिभाषित किया और परिभाषित करके उसको एक नया रूप दे दिया। उसने कहा पुराने लोगों की जो विचारधारा थी वो अपने जगह छोड़ो, वो लोग अपनी थॉट को रखते थे, उनका अलग कंजर्वेटिज्म था, वो लोग अलग तरीके से सोचते थे, नजरिया अलग था, सोच अलग थी, बहुत अच्छी बात है। हमारे जर्मन नागरिक, आधुनिक जर्मन नागरिक को क्या क्या सोच होनी चाहिए, सैनिकवाद। दिमाग में ये बात याद रखिए कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आपके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, और पावर कौन देता है, सैन्य देता है, तो सैनिकवाद की विचारधारा ज्यादा होनी चाहिए। आपके अंदर वीरता होनी चाहिए, तो वीर पूजा की बात आ गई। और राष्ट्र बल आपके अंदर होना ही चाहिए, आप देश के लिए काफी डिवोटेड होने चाहिए। इसने इस विचारधारा के जरिए पूरे यूरोप में जर्मन को सर्वश्रेष्ठ बताया और कहा कि हम अपने देश में एक नई विचार, हम पूरे यूरोप को ये दिखाएंगे कि हम किस तरह एक बेहतरीन नस्ल है। इसीलिए ये कह सकते हैं कि इसने पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में, इसने पूरे यूरोप में अपनी श्रेष्ठता, श्रेष्ठता दिखाने के लिए की लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, ठीक है। इसने पूरे यूरोप में अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए लड़ाई लड़ी कि भाई हमारा भी एग्जिस्टेंस है, इसीलिए ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। तो नाजीवाद का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है उनके नजर में, जर्मन वासियों के नजर में, कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी थॉट, हमारी विचारधारा ऐसी है। अब उसको किताबों में तो हर चीज को अच्छा दिखाया जा सकता है, हाँ, अगर आप किसी चीज को वो लिख रहे हो वो बढ़िया दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो वो अलग ही होगा, ठीक है। कुछ लोग तो इतने अच्छे राइटर होते हैं, कुछ लोग तो इतने अच्छे प्रोपेगेटर होते हैं जो अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर जहर को भी बखान कर देंगे ना तो जहर को भी एक अमृत की तरह दिखा सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी विचारधाराएं थी उस वक्त जो बुरी थी, लेकिन उनको जब किताब रूप दिया गया ना, किताब का स्वरूप दिया गया, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार ये विचारधारा सबसे बेटर है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया कुछ बताइए तब तो। लेकिन असल मायने में जब उसको ग्राउंड लेवल पे देखा गया तो इसने ये कहा था वीर पूजा, सैनिक बल और राष्ट्र बल। याद रखना, इसने इसका मतलब ये कहा था कि हम आर्मी बनाएंगे, आर्मी को पावर में लाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है। साथ ही साथ इसने अपनी श्रेष्ठता दिखाने की बात की है, यानी ये कह रहा है कि यूरोप में हमारे अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो हमारे बराबर श्रेष्ठ है, यानी जर्मनी में आर्यन लोगों के अलावा और कोई नहीं रह सकता, यानी सिर्फ जर्मन के मूल निवासी जो हैं वो ही रहेंगे जर्मनी में, उसके अलावा और किसी को जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं है। देखो कितना बुरा बोल रहा है, अपना अस्तित्व की बात कर रहे हैं ये लोग। पुरानी विचारधारा है ना, उसको नव परिभाषित करने के बाद अपने अस्तित्व को इसने कहा है कि आप जर्मन हैं और जहां तक जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं वो सब आपका अधिकार आदेश है, तो आप अपनी अधिकारिता दिखाइए और अपने अस्तित्व को अपने अधिकार से पकड़िए। यानी समझ रहे हो, जहां तक जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं वो देश जर्मनी है, इसकी विचारधारा। तो नाजीवाद की पुरानी विचारधारा को हिटलर ने नव परिभाषित किया और नव परिभाषित करने के बाद वो विचारधारा कहीं देश की आइडेंटिटी ढूंढने वाली थी, जहां वो लोग अपने देश के, अपने राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे कि हमारा भी कुछ होना चाहिए, हमारे देश का अस्तित्व होना चाहिए। इसने उस विचारधारा को एकदम बदल कर प्रतिशोध बना दिया, गुस्सा में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। पूरे के पूरे देश के लोग अब इस बात को मानने लगे कि हिटलर बिल्कुल सही बोल रहा है, हमारे देश के लोगों को काफी लंबे समय से दबाया गया है, काफी लंबे समय से कुचला गया है, और इसी वजह से हमें अपनी श्रेष्ठता दिखानी ही होगी,
पूरे यूरोप को ये समझाना ही होगा कि हमारा जर्मनी क्या है। और धीरे धीरे लोग अपनी पुरानी की डेफिनेशन भूलकर इन बातों में उलझते चले गए। पॉइंट एक को छोड़कर पॉइंट तीन, दो, तीन, चार में उलझ गए और वो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये विचारधारा किस लेवल की थी, उसको कहाँ पहुंचा दिया गया है। तो ये था एक नाजीवाद विचारधारा के बारे में। अब हम लोग थोड़ा हिटलर के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से वो इस टाइप की विचारधारा देने पर मजबूर हो गया, या फिर उसके देश के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग नाजीवाद जैसी विचारधारा को एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए। तो ये दो तीन अच्छे टर्म है जिनको अभी हम देख रहे हैं। आइए देखते हैं हिटलर का के बारे में थोड़ा सा। तो आइए अब थोड़ा हिटलर के उदय को जान ले कि उसका बिगिनिंग कैसा हुआ था, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो आइए देखते हैं हिटलर। हिटलर हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। ये ऑस्ट्रिया के ब्राउन ब्रौना, या जिसको कुछ लोग ब्राउन कहते हैं, ब्राउन शहर में 20 अप्रैल 1889 को पैदा हुआ था। इसके बारे में चलिए लिखते चलते हैं। अडोल्फ हिटलर, इसका पूरा नाम अडोल्फ हिटलर। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के, देखो ये जर्मनी का नहीं है, आप देखोगे ध्यान से कि ये जर्मनी का निवासी नहीं है, ये कहाँ का है, ये ऑस्ट्रियन है। लेकिन इसका पालन पोषण जो है वो जर्मनी में हो गया है और इसी वजह से थोड़ा जर्मन विचारधारा का था। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्राउन शहर में, या कुछ लोग ब्रोना भी बोलते हैं, तो ब्रोना शहर में या ब्रोना में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 1889 में हुआ था। हिटलर शुरुआती समय में एक अलग ही किस्म का इंसान था। ये गरीब था, ये थोड़ा गरीबी किस्म में इसने अपना बचपन देखा हुआ है, इसीलिए इसका बचपन जो था वो काफी गरीबी में गुजरा है। इसका बचपन गरीबी में गुजरा। कुछ लोगों का कहना है, या कुछ लोगों का क्या कहना है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है कि हिटलर शुरुआती समय में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। एक बहुत ही बढ़िया पेंटर बनने की इच्छा थी एडोल्फ हिटलर के अंदर, परंतु गरीबी के कारण यह बेचारा आर्टिस्टिक स्कूल ऑफ बर्न में नहीं अपनी एडमिशन नहीं ले पाया। और यही रीजन था कि अपनी गरीबी के वजह से ही उसको कहीं पे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। और उन दिनों जब वो बड़ा हो रहा था तो उन दिनों युद्ध सेना में भर्ती बहुत ही आसानी से ली जा रही थी। देखो 1889 1900 आते आते ये तो 11 साल का हो गया। 15 साल की उम्र में 1904 या 1905 के करीब करीब जब इसने पढ़ाई करनी, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जैसे तैसे करके अपना आरंभिक दिन बचपन का गरीबी में गुजारा था। 1910 आते आते जब इसने अपने सपने के पीछे चलना शुरू किया, आर्टिस्ट बनना चाहा, तो इसको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। 1911 और 12 के टाइम पर जब पूरी दुनिया में एक खतरा मंडराने लगा कि कोई भी किसी पर भी अटैक कर सकता है, कोई भी किसी को अपना गुलाम बना सकता है, उन दिनों हिटलर ने इस विचारधारा के जरिए अपने आप को प्रकृष्ट करने की कोशिश की कि मजबूत बनाएंगे हम खुद को। और उन दिनों ही हिटलर ने अपनी गरीबी से निकलने के लिए सेना ज्वाइन कर ली, क्योंकि उस वक्त ना कॉन्स्क्रिप्शन लॉ लगा के किसी को भी भर्ती कर लिया जाता था। जो भी शारीरिक तौर से हिरिस्ट पुष्ट दिखा उसको आर्मी में ले लिया जाता था। तो हिटलर दिखने में ठीक ठाक ही था, बढ़िया कद का लड़का था, अच्छे कद काठी ठीक ठाक थी, एक सैनिक बनने लायक बढ़िया दिख रहा था। तो इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह जर्मन सेना में भर्ती हो गया। तो ये कह सकते हैं कि अपनी गरीबी के वजह से ये बोल सकते हैं कि यह जर्मन सेना में
सेना में सिपाही के तौर पर या सैनिक पद पर भर्ती हो गया। हो गया। इसकी बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए इसको देखते ही देखते क्या हो गया, इसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि इसको धीरे 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 रैंक प्रमोट करके कॉर्पोरल बन गया। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि और अपने कौशल कौशल को ध्यान में रखकर ध्यान में रख कौशल को ध्यान में रखकर धीरे 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 नहीं, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी यह पदोन्नति पाकर पदोन्नति पाकर कॉर्पोरल बन गया। कॉर्पोरल कॉर्पोरल बन गया। धीरे धीरे करके ना इसने अपना रैंकिंग बढ़ाया, अपना को प्रमोट किया और करके कॉर्पोरल बन गया। कॉर्पोरल समझते हो क्या होता है? वो व्यक्ति जो जासूसी विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन रखता है और बहुत ही तेज होता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने इतनी अच्छी तरीके से नाम दिखाया था कि इसके दम पर 3 बैटल जीते गए थे, 3 युद्ध जीते गए थे। असल मायने में उस वक्त तो एक साल में 100 या 150 युद्ध हो जाते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके दम पर 3 युद्ध जीते गए, ये बात थोड़ी अलग कही जाती है और हिटलर को यही बात थोड़ी अच्छी बनाती है। तो कॉर्पोरल बन गया प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान, धीरे धीरे अपनी रैंकिंग हासिल करके। और उस वक्त जर्मनी ने बहुत ही तेजी से अपना एक्सपेंस दिखा रहा था। जर्मनी इतना तेजी से भव्य तरीके से बढ़ रहा था कि लोगों को लगा कि अब की बार तो बस बहुत ही अच्छा हो ही जाएगा, इस बार तो अब हम जर्मन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर। परंतु जैसा सोचा जाता है वैसा होता नहीं है। युद्ध में जर्मनी ने शुरुआत में जैसे ही शामिल होने के बाद युद्धों में जर्मनी को बहुत सफलता मिली। शुरुआत के दिनों में देखकर लग रहा था कि वाह, जर्मनी झंडे गाड़ देगा एकदम, एक के बाद एक के बाद एक प्रमोशन, एक के बाद एक के बाद चीजें प्रमोट होते जा रही हैं, बढ़ते जा रहा है, अपना अस्तित्व बढ़ा रहे हैं। फ्रांस और बेल्जियम जैसे 2 देशों को जर्मनी ने कब्जा कर लिया पहले विश्व युद्ध में। आपने पढ़ा होगा पहले और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध में फ्रांस और जर्मनी दोनों को जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम दोनों को 2-2 बार कब्जा किया था। तो शुरुआत के समय में हिटलर को काफी ज्यादा पदोन्नति वगैरह मिली थी, काफी प्रमोट किया गया था, अप्रेजल था हिटलर का, ठीक है। तो शुरुआत में जर्मनी जब इतनी ज्यादा बढ़ गई ना तो लोगों को लगा वाह, अब जर्मन काफी आगे बढ़ गए। लेकिन आपको पता ही है 1917 तक आते आते क्या हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में? हाँ, पता है या नहीं है? बताओ जल्दी। अरे इसीलिए तो बोल रहा था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध वाले लेक्चर को पूरा देख के आओ ताकि समझ में आए वहां पर क्या हुआ था 1917 में। 1917 आते आते प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने अपने पांव डाल दिए और अमेरिका के कदम पड़ने की वजह से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जैसे देशों की शक्ति बढ़ गई और धीरे 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 करके जर्मनी जैसे राष्ट्रों की शक्ति कम पड़ने लगी, जिसके वजह से जर्मनी को काफी मतलब बुरा दिन देखने पड़े थे। लेकिन उससे हिटलर के करियर पर कोई खास असर नहीं आया। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि इसकी युद्ध में इसकी शौर्यता देखकर शौर्यता और बहादुरी को देखकर इसे जर्मनी का सैन्य सम्मान
सैन्य सम्मान आयरन क्रॉस दिया गया, आयरन क्रॉस दिया गया। इसकी बहादुरी इतनी ज्यादा थी, ये इतना बहादुर था कि इसे आयरन क्रॉस दिया गया। ठीक है, तो शुरुआत में इसका जो बेसिक देखने को मिलता है बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन देश बुरा हो तो आदमी पर भी बुरा असर आता है, देश के साथ बुरा हो तो आदमी भी इससे इसकी चपेट में आता है। और यही रीजन हमको देखने को मिलेगा, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्या हुआ जिसके वजह से नाजीवाद जैसी सोच सबके सामने देखने को मिली। तो अगर अभी तक आपको ये पढ़ के मजा आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर देना यार, और दोस्तों को बताना कि हाँ यहाँ पे कितनी भयंकर पढ़ाई चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।